तो भजन लाल जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर। सबसे पहले तो एक सवाल जो कि पूरा देश आपसे जानना चाहता है, इसका जवाब कि आप मुख्यमंत्री बन गए, सरपंच से सीधा सीएम का सफर, ये कैसे हुआ? इसकी इनसाइड कहानी क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और विशेषकर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने न्यूज 18 के माध्यम से मेरे से कुछ जानकारी और कुछ विषय आप मेरे द्वारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही थी तो आपको उम्मीद थी कि आपका नंबर भी आएगा? देखिए, ये तो मैं सभी के सामने कहता हूं जी। मैं संगठन में काम करता था, लगातार कई बातें आती थी, पर थोड़ा लेकिन तो आप समझ उसके गए बावजूद होंगे, भी मैं करता था। थोड़ा तो आप समझ गए होंगे जब आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया कि इस बार विधानसभा जरूर लड़ना है, तो देखिए, कुछ तो प्लानिंग है। टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था जी। टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था। अब की बार मैंने 2 जगह थी मेरी, भरतपुर से या सांगानेर से, तो मेरे को सांगानेर से दिया। लेकिन उस दिन में कई लोग मेरे से कहते हैं, क्योंकि मैं संगठन में काम करता हूं एक महामंत्री के नाते जी, जो मीटिंग होती थी, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर महामंत्री भी था, तो मीटिंग होती थी तो मैं सारी बातें मैं करता था। तो मेरे मन में एक उस दिन बात आई कि मैं अगर जनप्रतिनिधि भी बन गया और फिर भी आज तुम करो, तो इनके मन में ये बात आएगी सभी के में कि ये संगठन में थे जब भी यही करते थे और अब जनप्रतिनिधि बन गए, तो ये तो फिर मैंने कहा कि सीनियर लोगों को दीजिए, कुछ ऐसे लोगों को वो काम करे, और मैं पीछे बैठा था। जी। मैं आज भी कहना चाहता हूं और मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहता हूं कि जब मेरा नाम बोला था तो पहली बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया। जी। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, और इसमें आज देख लीजिए आप, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचा है। पुरानी सरकारों में हमने देखा कि शिक्षक भर्ती से लेकर कई पेपर लीक हुए और नौकरियों में भी पेपर लीक होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपके बयान को कोट करता हूं, पेपर लीक इतने हुए कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन क्या करूं बयान। यानी कौन कौन पास हुआ, आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलना चाहते, ये आरजू दिल में भी है लेकिन बाहर नहीं आना चाहती, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं एक गांव से आता हूं, जी। किसान पुत्र हूं। मैं समझता हूं उस किसान की स्थिति जो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो मेरा किसान रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है, रात के अंधेरे में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेकर के आता है, और वो अपने बेटे को कोचिंग सेंटर में भेजता है, मकान दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। लेकिन दर्द जब होता है जब उस किसान के पुत्र के पेपर दे के, क्योंकि वो विश्वास दिलाता है अपने परिवार को, अपने परिवार में यह बात कहता है कि नहीं पिताजी, मेरे को आप पढ़ाइए, मैं निश्चित रूप से अब की बार परीक्षा में पास होऊंगा और आपका सहारा बनूंगा। एक और चुनौती हमने देखी, इस बार लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी का नंबर 240 आया लोकसभा में, पिछली बारी से थोड़ा कम हो गया नंबर। उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम हुई, राजस्थान में भी असर आया, राजस्थान में भी सीटें कम हुई। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? 2 महीने 10 दिन हो गए हैं, क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूं। जी। इस देश के अंदर 70 साल में जिन लोगों ने बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो जैसे ही चुनाव आते हैं जनता को भ्रामित करने का काम करते हैं। क्या आपको लगता है जो आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया और उसको लेकर बातें की गई, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा? ये प्रमुख रूप से मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा
जो आप देखते हैं, क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूं जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। जी, क्योंकि अब 6 विधानसभा में बाई इलेक्शन भी हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं, उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में 6 इलेक्शन हैं और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा 7 महीने की सरकार के काम देखे हैं और 7 महीने के सरकार के काम निश्चित रूप से जनता के बीच में जो हुए हैं, जनता स्वयं इसको जानती है। चलिए, मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है और ये नीयत में खोटी ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में की सेंसस में भी आए थे लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उन सब सरकारों ने धर्म परिवर्तन पे वो कानून लेके आए। राजस्थान की सरकार में भी धर्म परिवर्तन पर नया कानून वो लेकर आ रही है। इसकी जरूरत क्यों है? या फिर जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग भी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप इससे अक़लियतों को, खासतौर पर मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, ये आरोप आप लोगों पे लगता है? देखिए, ये तो उनको अपने गलेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी धर्म बराबर है, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने का काम करे तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह से जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराने का काम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी सोचने का काम करेगी। जी, क्या मेरा अगला सवाल यह है कि राजस्थान में भी मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब अराउंड 10% है, 10% है, और केंद्र की सरकार वक्फ का एक कानून भी लेके आ गई है जो कि जेपीसी की तरफ जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रदेश पे? क्योंकि वक्फ की काफी बड़ी संपत्तियां राजस्थान में भी हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी, कि वैसे तो ये मामला जेपीसी में गया हुआ है जी, ज्यादा मैं कहने की स्थिति में इसलिए हूं, बाकी आप सभी को पता है जिसका रिकॉर्ड हो और रिकॉर्ड में कब परिवर्तन हो जाए, कहीं ना कहीं इस बारे में हमें विचार विमर्श करना चाहिए। जी, मैं बात करना चाहता हूं, राजस्थान में आप लोग भगवा क्रांति लेके आ रहे हैं शिक्षा के अंदर। ये आप पर आरोप है कि आप पूरे सिलेबस को जैसा आरएसएस चाह रहा है वैसे भजनलाल शर्मा डिलीवर कर रहे हैं, ये आप पे आरोप लगा रहा है। और इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। स्कूल के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया जरूरी है? देखिए जी, आपने देखा होगा इस देश के अंदर अधिकारों की बात की जाती है। यह हजारों लाखों सालों का देश है
इससे पहले कभी, आजादी से पहले कभी अधिकारों की बात हुई क्या? सिर्फ कर्तव्य थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति वो है जिसमें व्यक्ति के कर्तव्य हैं। अगर आप कर्तव्यों को आधार मानते हुए चलेंगे तो आपको अधिकारों के बारे में चर्चा शायद आपके सामने नहीं आएगी। हमारी शिक्षा नीति वो है जिससे हर व्यक्ति को उसको इंसाफ मिले। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।